पानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। वो तो यही हैं जो संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मैं आज चर्चा कर रहा था आदरणीय जितेंद्र जी से, मेरे भाई से, भंवर जी से। आप कभी जाइए उदयपुर और चित्तौड़ का दुर्ग देखिएगा कभी आप। यदि दुर्ग है तो फिर चित्तौड़ है, यदि आपने चित्तौड़ का दुर्ग न देखा तो फिर बाकी दुर्ग बेकार है आपको देखने के लिए। यदि आपने राणा प्रताप की तलवार न देखी, यदि 52 किलो का वो भाला न देखा तो फिर क्या देखा हमने। कभी जाके देखेगा, यदि पूरा बख्तरबंद राणा प्रताप का किसी शक्तिशाली पहलवान को पहना दिया जाए, भाला दे दिया जाए, तलवार दे दी जाए, कहता हिल के बता दे, तो हिलना संभव नहीं है। राणा प्रताप उससे लड़ते थे और मैं जिक्र कर रहा था उनका प्रहार इतना ताकतवर होता था कि वो जनेऊ कट वार के लिए जाने जाते थे। राणा प्रताप वो सीधे अपने शत्रु के जनेऊ की तरह से वार करते थे और घोड़े सहित काट देते थे शत्रु पक्ष को। ये ताकत केवल राणा प्रताप के अंदर थी, घोड़े सहित काट देना किसी शत्रु पक्ष को, ये गौरव रहा। प्रलोभन, बड़े बड़े रजवाड़े झुक गए, माफ कीजिएगा सर, एक सिसोदिया वंश का वंशधर था जो झुका नहीं। वन वन भटका अपने बच्चों को साथ लेकर के, पलकों पालकियों में चलने वाली महारानी उनके साथ थी। लोग तो अपनी बेटियां ब्याह रहे थे उस समय एक सिसोदिया वंश राणा प्रताप खड़े थे। मैंने कभी सुना था उनके विषय में, प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे, उमड़ती आस्था के दीप सुंदरतम नहीं टूटे, जहां पागल अंधेरों की जरासी एक धमकी पर विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं डूबे, जहां पर सूर्य भी डूबा वहां पर ये नहीं डूबे। मेरा मानना है, पंडित नरेंद्र मिश्र लिखते हैं, चित्तौड़ के एयरपोर्ट पर लिखा हुआ है, मैंने इससे अच्छी पंक्ति सुनी नहीं है। वो कहते हैं, वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। 4 पंक्ति सुन लीजिए, राजस्थान का गौरव पढ़ता हूं, राणा प्रताप का गौरव पढ़ता हूं, फिर कविता शुरू कर दूंगा। वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, वो धरती झाला माना के प्राण दान की है। ऐसा स्वामी भक्त व्यक्ति भी ना देखा होगा। लोगों ने कहा कि इंसान लड़ते हैं देश के लिए, पहली बार आपने देखा होगा किसी जानवर ने राष्ट्र के लिए जान दे दी, वो चेतक रहा आपका। कभी जाइए हल्दी घाटी पर, वहां पर समाधि बनी है उसकी। मैं तो कई बार सोचता हूं, काश झांसी की रानी का इतिहास और राणा प्रताप का इतिहास मिलाइएगा। मैं एक सांगोपांग थोड़ी सी तुलना कर रहा हूं, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि एक लकीर बड़ी है तो उसे रेखांकित जरूर कर रहा हूं। जब राणा प्रताप लेकर के दौड़े युद्ध क्षेत्र से, जब झाला माना ने उनका मुकुट अपने सर पर रख लिया, झाला माना ने, कि तुम्हारी आवश्यकता देश को ज्यादा है, तो चेतक एक टांग से कट चुका था। वो जैसे ही उस नाले के पास पहुंचा तो झिझका वहां पर। ठीक यही झिझकन हुई थी झांसी रानी के घोड़े को, जब पीछे से अंग्रेज सेना आ गई थी, वो भी झिझका वहां पर, लेकिन वो नाला कूद नहीं पाया झांसी रानी का घोड़ा, और वहीं पर रानी को प्राण देने पड़े। ये झिझकन चेतक में नहीं थी, उसे तीर टांग के बाद घोड़े को ने नाले को पार किया और क्षत्रिय वंशधर को बाग में उतार करके ले गया। ये एक जानवर तक ने जान दे दी। तो इसलिए मैं कहता हूं, वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। अब मैं आपकी भुजाओं का पौरुष देखना चाहता हूं। वो धरती हाड़ा रानी के प्राण दान की है, वो धरती झाला माना के शीश दान की है, और राजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। लोग हमसे कहते हैं राजस्थान में रहते हो, लड़ते बहुत हो, जब देखो जब खून बहाते रहते हो। मैंने कहा राजस्थान थोड़ा बॉर्डर पर है, जैसलमेर से ज्यादा दूर नहीं है पाकिस्तान। जो कविता के लोग वो कविता देखें, जो शौर्य के लोग वो शौर्य देखें, कि चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं। कहां है पीछे के, मैं खून देखना चाहता हूं खोलता हुआ आपका, क्यों राजस्थान लड़ता है, कि चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और क्यों हम सुनना, 2 लाइन सुनना मुझे अच्छी लगती हैं, मैंने कहीं कविता हो गई हो तो मंच का भी ध्यान चाहता हूं। क्यों हम खून बहाते हैं, सूखी रेत है, सूखी मिट्टी है, फिर भी खून बहा रहे हो। मैंने उत्तर लिख दिया हो आपकी तरफ से, तो मैं एक बार इस सभागार को तालियों से गूंजता देखना चाहूंगा कि चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं थड़कते हैं, और मातृभूमि का इक्कड़ भी, ध्यान दें आपका, मातृभूमि का इक्कड़ भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोग छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोग छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोग छिड़कते हैं। मेरा इतिहास के तमाम चीजों पर दावा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं कहता रहा हूं,
एक कविता विशेष मैं कह देता हूं इस दौर में, मुझे नहीं पता बाद में स्वाति सिंह जी के आने के बाद क्या समय रहेगा, कितना रहेगा। जिस कविता विशेष के लिए मैं यहाँ पर शायद बुलाया गया हूँ मेरे मित्रों के द्वारा, डॉक्टर हृदयेश बैठी हैं, काफ़ी कविता सुनती रहती हैं और घुमंतु बच्चों के लिए मैं आज इनसे भी चर्चा कर रहा था। राणा प्रताप के पास कुल 20,000 भील थे, थोड़े से राजपूत सैनिक थे। हल्दी घाटी बहुत सकड़ी है, इस मंच के चौथा हिस्से को कर दे बस इतनी सी है, वहां पर उसकी मिट्टी को खुरचे तो वह पीले रंग की है। उस हल्दी घाटी से अकबर की सेना को आना था। ठाकुर मानसिंह उनके सेनापति हो गए थे जो राणा से रूठ करके चले गए थे। अब राणा प्रताप के पास केवल 20,000 भील लोग थे। सुनता हूं कभी एकलव्य ने अपने गुरु को अंगूठा दान में दे दिया था। आज तक वो भील बालक, आज तक कोई भी आदिवासी राजस्थान का तीर चलाते समय अंगूठे का प्रयोग नहीं करता। लिम्बा राम जो ओलंपिक विजेता रहा, उसने भी दोनों उंगलियों से तीर चला करके ओलंपिक में अपनी संधान का परिचय दिया। वो सेना उनके पास थी। तो लोगों ने कहा कि ये आदिवासी लोग क्या करामात करेंगे। तो मैंने एक कविता लिखी है। सत्ता के लिए बड़े संघर्ष हुए, आज भी हो रहे हैं, कल भी हुए, परसों भी होते रहेंगे। मैं एक इतिहास की सबसे अछूती कविता आज के इस अवसर पर सुनाना चाहता हूं। कभी मृत्यु वरण करने के लिए संघर्ष हुआ हो, यह इतिहास का पहला उदाहरण है जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। राणा अमर सिंह जो राणा प्रताप के बेटे थे, उनके शासन में 2 सेनापति उनके हुआ करते थे, एक चूड़ावत और एक शक्तावत। चूड़ावत हमेशा हरावल दस्ते में लड़ते थे। यदि मैं आपको हरावल दस्ते का अर्थ बताऊं तो ये मेरी नाबुद्धि होगी। जो आगे लड़ता है वीरता का प्रतीक माना जाता है हरावल दस्ते में। तो चूड़ावत को लड़ते लड़ते देख करके शक्तावतों ने सोचा कि ये गौरव हमें लेना चाहिए। तो राणा के पास गए, अमर सिंह के पास, कि राणा हम लड़ना चाहते हैं। राणा ने जानते थे कि चूड़ावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शर्त रख दी। उदयपुर के पास में उंठाला एक जगह, वहां एक किला है, वो मुगलों के कब्जे में था। लोगों ने कहा, राणा ने कहा ऐसा है तुम दोनों जाओ अपनी अपनी टुकड़ियां लेकर के, जो भी पहले इस गढ़ में किले में प्रवेश कर जाएगा उसे हरावल दस्ते में आगे लड़ने का गौरव प्रदान किया जाएगा। राणे को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कल जो युद्ध होगा वो इतिहास का अद्वितीय युद्ध होगा। मैं अपनी छोटी सी जानकारी के अनुसार जितना मैंने विश्व का इतिहास पढ़ा है, मेरी दृष्टि में इससे भयानक युद्ध हुआ नहीं है। हल्दी घाटी का अपना गौरव है, लेकिन उंठाला के किले का युद्ध का अद्भुत गौरव है। दोनों के दोनों लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। कैसे उन्हें अधिकार मिला, एक कविता मैं कह देता हूं, मेरे मन की सबसे अच्छी कविता है, मैं शुरू कर रहा हूं। क्या है राजस्थान, जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। लोग कहते हैं ना सूखा पड़ता है, पानी नहीं है, एक लाइन समझ जाना तो राजस्थान समझ जाओगे। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। अगली लाइन शायद तालियां मिले आपकी, कि राजस्थानी धरा जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं, और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह भी मेवाड़ वंश गौरव थे, चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे। किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे, शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया। बोला, श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। मैं एक लाइन में कविता पढ़ रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मुझे नहीं पता। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। वो जानते थे कि चूड़ावत मानेंगे नहीं। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले, शौर्य का हक छीनने जा रहा है जैत सिंह का। तो वो बोलता है, जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले, जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग खंड बोले, जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग खंड डोले। बोले, श्रीमान आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है, क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। आप कहें तो बैरी दल से धरा काट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। चूड़ावत शक्ताओं ने हम सबको क्रुद्ध किया है, चूड़ावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है।
क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर फुफकार रहा था। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे, विकट हरावल दस्ते खातिर विकट पर अड़े हुए थे। अब राणा ने एक प्रस्ताव रखा, उंठाला का किला मुगल सब सैनिक कब्जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। अपने लिए तो दुनिया लड़ी है, वाह, इतिहास और भविष्य के लिए यदि कोई लड़ाए तो वो आपका खून और आपका वंश लड़ाए। मैं उसके लिए कहना चाहता हूं, जोरदार तालियां। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई, रणभेरी गूंजी और दुंदुभी बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। आज हारना तो किसी को था ही नहीं, तो क्या होना था? आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। आपकी ताली कमजोर रह जाएंगी तो मेरा मन भी टूट जाएगा। मैं 2 लाइन बोल रहा हूं। मृत्यु दुल्हन, आपको लगे मेरी बात ठक से लग गई है तो गूंजना चाहिए एक बार राणा प्रताप के लिए समारोह कि मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। पहले किसे वरे, इसी उलझन में दोनों खड़े थे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह पुनीत भाई। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। पहले कौन वरेगा, इसी जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। ये तय कर लीजिए युद्ध कैसा हुआ होगा। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी। युद्ध कैसा था? भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी। लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर अर्गल काट रहे थे। दोनों योद्धा दुश्मन से यूं भूतल काट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। पहला दृश्य समाप्ता हूं, मैं दावा करता हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। हाथी टक्कर नहीं मार पा रहा, इतनी बड़ी कीलें दरवाजे पर लगी हुई हैं। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया। कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने। क्या बात, वाह। कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने, स्वामी ये कैसे अमृत कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बर्छी धर दूं। बालू बोला, वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कट चुका हो। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कट चुका हो। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कट चुका हो। तो विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था और बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था। मैं रोमांचित हूं इस कविता को पढ़ते समय, मुझे नहीं पता आपकी हालत क्या है। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था। बालू सिंह भी इधर रक्त के धारे बहा चुका था। अब बालू सिंह का हाथी एंटर कर रहा है। उसे हक मिलने वाला है कि आगे से वो आगे लड़ेगा, उसकी पीढ़ी आगे लड़ेगी। अब जैत सिंह क्या करता है, अंतिम दृश्य देखें, मैं कविता समाप्त करता हूं। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, वो पीछे से चढ़ा। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था। बना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया।
सारे सपने बिखर गए जैत सिंह के। नीचे पड़ा है गोली लगा हुआ, उधर बालू सिंह का हाथी अंदर घुस रहा है, उसको हक मिल रहा है और जैत सिंह का परिवार हार रहा है, कुनबा हार रहा है। जैत सिंह ने क्या किया, मैं दावा करता हूं इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण हो मुझे बताइएगा, मैं अगली बार उस पर कविता लिख करके लाऊंगा। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था, जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी बख्श पर सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में बालू प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा बढ़ेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा बढ़ेगा। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है। कविता वाले लोग कविता देखें, मैंने 2 बार कलम शब्द का प्रयोग किया है। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्यार्घ चढ़ता है, जब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। तो लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में। मैं दावा करता हूं जैत सिंह कैसे अंदर पहुंच रहा है, गोली लगा हुआ पड़ा है, बालू सिंह का हाथी घुस रहा है, जैत सिंह को अंदर पहुंचना है। इतिहास का अंतिम उदाहरण हो तो एक एक श्रोता के मैं हाथ खड़े करके तालियां चाहूंगा जब मैं लाइन खत्म करूं। उधर जैत सिंह भी लगी तनिक ना देर, क्या किया जैत सिंह ने, लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे शीश काट देने में। तो उनठाला का किला अजब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश वाह, विनीत चौहान जी जिंदाबाद। एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में। उनठाला का किला अजब यह घटना देख रहा था, उनठाला का किला। मैंने यदि भाई साहब को यहाँ बुला लिया तो मेरी पद्मश्री पूरी हो जाती, आप तालियां बड़े भाई के लिए बजा दीजिए। विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में, तो उनठाला का किला अजब यह घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। तो काल ठिठक कर रुका, उसने खुद ये दृश्य नहीं देखे, काल ठिठक कर रुका, स्वयं ये उसके दृश्य नया था, किसको लिखूं महान सोच में पड़ इतिहास गया था। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां भाई विनीत चौहान जी के लिए, जिन्होंने पूरा इतिहास रेखांकित कर दिया। महाराणा प्रताप के उस वंश को सर्वाधिक अपनी लेखनी से रेखांकित करने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, उनका नाम होता है विनीत चौहान। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां, पूरा सदन उनका सम्मान करे। और मैं ये भी चाहूंगा कि वो जिन कविताओं के लिए जाने जाते हैं वो बहुत जरूरी है। मुझे जितेंद्र भाई कह रहे हैं कि जिन कविताओं के लिए पूरा देश उनको